मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट द एग्ज़ाम प्लेनेट में। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि स्वर जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या होती है 11। तो बात करते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण को हमने हिंदी वर्णमाला में 2 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला है ह्रास स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो पहले आता है हमारा ह्रास स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वह हमारे ह्रास स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे ए, ई, उ, ऋषि। क्या होते हैं? ए, ई, उ, ऋषि। तो इनकी संख्या क्या होती है? 4 होती है। अब दूसरे नंबर पे आता है हमारा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है वह हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है 7। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 7। इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है और इनकी संख्या 7 होती है, जैसे आ, ई, उ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इनकी संख्या होती है 7। कितनी होती है इनकी संख्या? 7। और इनके उच्चारण में भी व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो जो हमारा पहला होता है वो होता है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? वो होती है 25। इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें होता है क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है और प वर्ग होता है। क वर्ग में हमारा क, ख, ग, घ, अण। और इसमें होता है च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में होता है ट, ठ, ड, ढ, अण। और त वर्ग में होता है त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में होता है प, फ, ब, भ, म। तो जो हमारा ये वर्ग होता है ये कितने होते हैं हमारे? ये वर्ग होते हैं हमारे 5। और पांचों में ही 5-5 व्यंजन होते हैं, मतलब 5-5 वर्ण होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है वर्णों की? इनकी संख्या होती है 25 व्यंजन हमारे इसमें होते हैं। तो जो हमारा क वर्ग होता है वह कहाँ से निकलता है? वो निकलता है हमारा कंठ से। तो ये कहाँ से निकलता है? हमारा कंठ से हमारा निकलता है ये। तो इसकी संख्या जो होती है जो कंठ से निकलता है तो इसको कंठ्य वर्ग भी कहते हैं। और जो च वर्ग होता है हमारा वो निकलता है हमारा तालु से। कहाँ से निकलता है? हमारा तालु से। तो इसकी जो तालु से हमारा निकलता है तो इसको तालव्य वर्ग भी कहते हैं। और जो ट वर्ग होता है हमारा, अब जब तालु से आगे का जो भाग होता है उसे मूर्धा कहते हैं। तो जो हमारा ये ट वर्ग होता है ये निकलता है हमारा मूर्धा से। कहाँ से निकलता है? मूर्धा से। तो इसको मूर्धन्य वर्ग भी कहते हैं। और त वर्ग निकलता है हमारा दांतों से। जो ये निकलता है हमारे दांतों से। कहाँ से निकलता है? हमारा दंत से। जो त वर्ग होता है हमारे वो कहाँ से? दांतों से निकलता है, तो इसको दंतीय वर्ग भी कहते हैं। और प वर्ग निकलता है हमारा कहाँ से? होठ से। ये हमारे प, फ, ब, भ, म ये हमारे किसको छूते हैं? हमारे होठों को छूते हैं। तो ये किसको छूते हैं? होठों को छूते हैं। तो ये क्या है हमारा? ओष्ठ वर्ग होता है हमारा। ये होता है हमारा ओष्ठ वर्ग। ये हमारा ओष्ठ वर्ग कहलाता है। अब दूसरे नंबर पे आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अब इन अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। जो हमारी अंदर से जो हमारी प्राणवायु निकलती है, तो जो हमारी प्राणवायु निकलती है उसमें बिना किसी ध्वनि के जो आराम से ये वर्ण निकल जाते हैं, आराम से उत्पन्न हो जाते हैं बिना किसी ध्वनि के, वो ये होते हैं य, र, ल, व। बिना किसी ध्वनि के उत्पन्न हो जाते हैं तो इन्हें क्या हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं।
इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। य, र, ल, व। अब तीसरे नंबर पे आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है। जो ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे, ये जब जो हमारी प्राणवायु निकलती है, तो जो हमारी प्राणवायु निकलती है अंदर से, तो उस प्राणवायु के साथ घर्षण करके जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा के साथ ये निकलते हैं, तो इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ये इनकी संख्या 4 होती है। श, बड़ा श, पेट चिरा स, छोटा स और ह। तो ये क्या होते हैं? श जो होता है हमारा, ये जो बड़ा श होता है हमारा, ये होता है हमारा दंत्य। और जो ये हमारा पेट चिरा श होता है, ये होता है हमारा मूर्धन्य। और जो ये हमारा होता है स होता है, जो छोटा सा होता है, ये होता है तालव्य। अब इससे आगे आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। इनकी हमारा संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ऐसे व्यंजन जो किसी अन्य व्यंजन के संयोग से मिलकर बनते हैं, वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनमें जो अन्य व्यंजनों का संयोग, इनको दो व्यंजनों के संयोग से जो मिलकर बनते हैं, वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब जैसे ये होता है श, तो ये क्या? क और श के संयोग से मिलकर ये छ बनता है हमारा। और ये जो होता है त्र, ये त और र के संयोग से मिलकर ये हमारा त्रय बनता है। और ये होता है हमारा ज्ञ, ज और इया के संयोग से मिलकर हमारा ज्ञ बनता है। और ये होता है श्रय। जो हमारा श्रय होता है वो श और र, इन दोनों के संयोग से मिलकर हमारा श्रय बनता है। अब आते हैं हमारे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजनों की संख्या हमारी 2 होती है। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है। जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, ड और ढ, जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, ड और ढ, जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, ड और ढ, ड और ढ, तो इनके नीचे हम एक बिंदु लगाकर, इनका जो ये इनके नीचे बिंदु लगाकर हम इनको अड़ा और ड़ा, ये ड के नीचे बिंदु लगाकर ये ड़ा कहलाएगा, और ढ के नीचे बिंदु लगाकर ये अड़ा कहलाएगा। अब जैसे ये डा का ले लेंगे, डमरू, डमरू। अब ये जो बिंदु लगा है, जो इसमें बिंदु लगा है, अब इसमें अंतर देखते हैं। जब हमने इसमें लिखा, ये क्या ड था, तो ये लिखा है इसमें डमरू। और इस जो ये अड़ा है हमारा, अड़ा में हम जैसे लिखेंगे पकड़ना, पकड़ना, ये हमारा यहाँ डमरू, और ये अड़ा से पकड़ना। और ऐसे ही हमने ढ का हम अंतर ले लेंगे। इसमें ढ का हम लेंगे ढक्कन। क्या लेंगे? ढक्कन। ढ का लेंगे हम ढक्कन, ढ का ले लेंगे हम ढक्कन। और ये हम लेंगे ड़ा का, ड़ा का कढ़ाई। जैसे हम इसका लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई, तो इसमें हमें अंतर पता लग जाता है। जो हमारा ड होता है, जो ड होता है हमारा स्पर्श व्यंजन होता है, और जो ये ढ होता है, ये भी हमारा स्पर्श व्यंजन होता है। और जब हम इनके नीचे ये बिंदु लगा देते हैं, तो ये क्या हमारे द्विगुण व्यंजन बन जाते हैं। एक बिंदु से ये हमारे द्विगुण व्यंजन बन जाते हैं। ड़ा और अढ़ा, ये हमारे द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। अब आगे आता है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है हमारा? इसकी संख्या 1 होती है। ये हमारा अंगा, ये हमारा अंगा। और अब आता है हमारा विसर्ग।
विसर्ग की संख्या भी एक होती है, यह क्या होता है हमारा आहा।